आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और स्वागत है आप सभी का एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां मुंबई में इस साल छठ पूजा के महापर्व का भव्य आयोजन देखने मिल रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली छठ पूजा को लेकर मुंबई महानगर पालिका ने बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने मौजूद रहकर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी, उपायुक्त प्रशांत सकपाले, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत कुमार दहिया और छठ पूजा समितियों के 55 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुंबई और उपनगरों में 40 पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए पानी, प्रकाश, शौचालय और यातायात नियंत्रण जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन स्थलों की संख्या बढ़ाकर 60 तक की जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष कमरे बनाए जाएंगे, जहां पूजा के बाद कपड़े बदलने की व्यवस्था होगी। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान मेट्रो और बेस्ट बस सेवाएं देर रात तक जारी रहे। इस पर अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी ने कहा कि संबंधित विभागों के समन्वय कर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू के समाखुशी इलाके में राजतंत्र की वापसी को लेकर सुबह से ही शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में लोग राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन में आम जनता के साथ साथ जेनजी युवा पीढ़ी भी सक्रिय रूप से शामिल हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से लोगों का भरोसा उठ चुका है, इसीलिए वे राज संस्था की पुनः स्थापना की मांग कर रहे हैं। काठमांडू और आसपास के इलाकों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और प्रदर्शन का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इस बार आंदोलन पहले से कहीं अधिक बड़ा और संगठित नजर आ रहा है, जिससे नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय पायलट संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पत्र लिखकर एयर इंडिया के सभी बोइंग 780 से ज्यादा विमानों की उड़ानें तत्काल रोकने की मांग की है। संघ का कहना है कि हाल के दिनों में विमानों में लगातार तकनीकी खराबियों और रखरखाव संबंधी कमियों के कारण हवाई सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। एफआईपी ने बताया कि हाल ही में डीजीसीए ने भी एयर इंडिया के विमानों के रखरखाव और तकनीकी मानकों को लेकर विशेष ऑडिट शुरू किया है। संघ के अनुसार बीते कुछ महीनों में बोइंग विमानों में कई गंभीर तकनीकी खराबियां सामने आई, जिनसे यात्रियों और पायलटों दोनों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। 4 अक्टूबर 2025 अमृतसर से बर्मिंघम जा रही AI-117 फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान रैम एयर टरबाइन अचानक सक्रिय हो गई। चालक दल ने आपात स्थिति को संभाला और विमान सुरक्षित बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतारा। विमान को बाद में जांच के लिए अस्थायी रूप से रोका गया। 9 अक्टूबर 2025 वियना से नई दिल्ली आ रही AI-154 फ्लाइट को संभावित तकनीकी खराबी के चलते दुबई में डाइवर्ट करना पड़ा। जांच के बाद विमान ने दुबई से सुबह 8:45 पर दोबारा उड़ान भरी और सुरक्षित दिल्ली पहुंचा। पायलट संघ के मुताबिक इन घटनाओं में ऑटो पायलट सिस्टम फेल हुआ, जिससे ऑटो पायलट, ILS, फ्लाइट डायरेक्टर्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुए। एफआईपी ने सरकार को याद दिलाया कि 12 जून को अहमदाबाद में हुई तकनीकी घटना के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संघ का कहना है कि जब से एयर इंडिया के विमान नए इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के तहत मेंटेन किए जा रहे हैं, तकनीकी खामियों में वृद्धि हुई है। पहले एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के दौरान ऐसे मामले बहुत कम सामने आते थे। एफआईपी की 3 मुख्य मांगे थी: गहन जांच, हाल की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाए, विमान संचालन पर रोक, एयर इंडिया के सभी B787 विमानों की उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी जाएं, विशेष ऑडिट डीजीसीए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बोइंग 780 से ज्यादा विमानों का विस्तृत ऑडिट कराया जाए। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
साथ ही एयरलाइन ने बताया कि 4 अक्टूबर की घटना में आरटी का खुलना अनुकमांड था, लेकिन इससे ना तो विमान को कोई नुकसान हुआ और ना ही यात्रियों को खतरा था। जांच के बाद विमान ने 5 अक्टूबर को दोबारा उड़ान भरी। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि B787 विमानों में बढ़ती तकनीकी गड़बड़ियां चिंताजनक है। यदि इनकी समय पर जांच और सुधार नहीं किया गया तो ये भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश में फेज वाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इसकी शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले फेज में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद अवैध मतदाताओं जैसे मृत व्यक्ति, स्थानांतरित लोग या विदेशी नागरिकों को हटाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को कहा था कि सभी राज्यों में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तारीखों का फैसला आयोग करेगा। बिहार में 24 जून को एसआईआर शुरू करते समय आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू करने की घोषणा की थी। बूथ लेवल सत्यापन, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर प्री फील्ड फॉर्म के माध्यम से मतदाता की जानकारी और दस्तावेज एकत्रित करेंगे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर उसे भर सकता है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने तीव्र विरोध जताया। 9 जुलाई को महागठबंधन ने बंद का आह्वान किया और इसके दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई तथा 12 राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगाया गया। राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव मॉडल की तरह बिहार में भी गरीबों के वोटों को छीना जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे जिहाद से जुड़ी बड़ी खबर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।